नमस्कार मित्रों, मैं हूं 19 भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स देखेंगे। ठीक है, पहले इसमें कुछ बातें हैं वो देखेंगे और फिर लैंडफॉर्म है वो देखेंगे। लैंडफॉर्म भी दो टाइप का है, एक इरोजनल टाइप का है, एक डिपोजिशनल टाइप का है। अब ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या करेगा? ग्लेशियर जो है वो कुछ सामान को उठा के लेके जाएगा तो वहाँ इरोजनल फॉर्म करेगा, और जहाँ पटक देगा वो डिपोजिशनल फॉर्म होगा। ज़्यादा नहीं है, 4 उसमें है और 2-3 शायद उसमें था, 2-3-4 उसमें भी था। मोटा मोटी 4-4 करके है, 8 या 10 लैंडफॉर्म्स हैं टोटल। ठीक है, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस उसको देखते चलते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब पहले इस इनिशियल पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आइस एजेस में, जो कि पेलिस्टोसीन पीरियड था 30,000 साल पहले, जो शीट्स ऑफ आइस जो था वो टेम्परेट लैटिट्यूड को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। नॉट पूरी तरह से, मोटा मोटी कवर किया हुआ था, जिसमें आपका कौन सा एरिया आता था? हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड, हाई माउंटेन्स ऑफ यूरेशिया। आप ये फोटो देख सकते हैं, इससे आपको पता लग रहा होगा कि ये पूरा जो है 30,000 साल पहले आइस से ढका हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब वो आइस जैसे खत्म हुआ और थोड़ा गर्म होने लग गया, और आइस जो था वो पिघलने लग गया और वातावरण थोड़ा ढंग का होने लग गया आदमी को रहने के लिए। जब हम इसकी बात करते हैं तो अब आज के डेट में क्या है कि मेजर आइस कैप्स अपने पास 2 ही बचे हुए हैं। कलर बदल गया दोस्त, ठीक है, आगे वापस कलर। मेजर आइस कैप्स आज के डेट में कौन कौन से हैं? ग्रीनलैंड है और एंटार्क्टिका में है। 7,20,000 स्क्वायर माइल्स कहाँ पे है? अपना ग्रीनलैंड में है। और 5 मिलियन स्क्वायर, 5 मिलियन कितना होता है? 50 लाख स्क्वायर माइल्स। ठीक है, ये 7,02 लाख स्क्वायर माइल्स था, ये 50 लाख स्क्वायर माइल्स है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और है इसमें, मारी बाइड लैंड, एंटार्क्टिका। अब नाम भी ऐसा सा रखते हैं नहीं लोग। आइस कैप वॉज 14,000 फीट ये डीप थे। ये फोटो आपको उसी का फोटो दिया हुआ है। फोटो मतलब यहाँ कुछ काम नहीं था फोटो डालने का, बट चूंकि थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आए तो उसके लिए ये था कि देखिए कैसा ग्लेशियर है। ये 14,000 फीट, समझ रहे हैं? 14,000 फीट आइस का जो ये था, थिकनेस था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हुआ, ऑलमोस्ट एवरेस्ट जितना हो गया मोटा मोटी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपन को देखने चलना है। ये पॉइंट्स लैंडफॉर्म्स बोल सकते हैं इनको, बट एक्चुअली ये लोग लैंडफॉर्म्स नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये टर्म्स है जो आपको सीधा सीधे उठा के किसी भी सवाल में, किसी भी एग्जाम के सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि अभी क्या है कि कोई ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर ऐसा समझते होंगे आप कि ऐसा माउंटेन है तो ये ग्लेशियर भी इस पर ऐसा ऐसा करके होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्लेशियर मतलब क्या होता है कि एक फ्लैट लैंड भी हो, जैसे अंटार्कटिका में कोई फ्लैट लैंड होगा। ठीक है, कोई फ्लैट लैंड होगा, उस पर अभी क्या हो जाएगा, आइस शीट जो है मोटा वाला एक आइस शीट जम जाएगा। दिस इज़ फ्लैट लैंड। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई हिल्स हो या फिर कोई वहाँ पे ऊंचा लैंडफॉर्म हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक बर्फ़ जम गया। अब ये जो अपना थिक मास है आइस का, ये पिघलना शुरू होता है, टूटना शुरू होता है। ओवर द टाइम वो ब्रेक होना शुरू होता है। तो सेंट्रल डोम से क्या है, आइस कैप जो है, सेंट्रल डोम ऑफ आइस कैप से क्या होता है कि आइस जो है हर दिशा में निकलता है एज ग्लेशियर्स। ठीक है, अब ये सेंट्रल डोम है तो कुछ टूट के इधर इधर थोड़ा मूव कर जाएगा, कुछ टूट के थोड़ा इधर मूव कर जाएगा, कुछ टूट के थोड़ा इधर मूव कर जाएगा। नीचे नहीं जा रहा, मैंने आगे आ रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है मित्रों, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, नूनातक्स। थोड़ा अजीब नाम इसका भी है। नूनातक्स क्या होता है? अभी आइस का जो हमने शीट देखा ना, ये मान लेते हैं आइस का शीट था। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसा पहाड़ होता जो इसके अंदर से निकल के थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ था, ये नाक निकला हुआ है ना, ये नाक, इसको नूनातक्स बोला गया है। ठीक है, लोफ्टी माउंटेन्स एबव सरफेस जो है उसको नूनातक्स बोला। फोटो होना चाहिए तो था, नहीं है फोटो। एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे, बस एक सेकंड। TAKS है ना, नूनातक्स। इसका फ़ोटो डाल देना चाहिए था, थोड़ा मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट। उसकी भरपाई मैं अभी कर देता हूँ।
ठीक है, ये देखिए ये नूना तक से, ठीक है, सॉरी उस समय वो फोटो नहीं डाला हुआ था। तो क्या हो रहा है कि आइस का पूरा शीट है, उसमें से एक माउंटेन निकला हुआ जो दिखता है नाक की तरह, तो वो नूनाक्स, नूनाक, नाक लिखा हुआ, नाक लिखा, तो नूना तक से इसको बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है कि अब ये जो आइस शीट्स है वो अपना सी के तरफ निकल के दौड़ता है। अब क्या है कि धीरे धीरे घसकता जाता है, नया आइस आता है, इसके ऊपर मान लीजिए नया आइस आया तो इसको प्रेस करेगा, फिर इसके ऊपर नया आइस आएगा कुछ 100 साल में लगभग, समझ लीजिए 50-100 साल में, तो ये इसको इधर क्या प्रेस करता जाएगा, ये क्या वो मूव करता हुआ जाएगा। तो ये किधर मूव करेगा, अपन क्या है कि पोल के बारे में बात कर रहे हैं मान लेते हैं, तो पोल में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए साउथ पोल था, साउथ पोल में एंटार्क्टिका था, ये एंटार्क्टिका था। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि आइस जो है इधर मूव करके जा रहा है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये पानी में पहुँच जाता है, यहाँ पे क्या है पानी है ना, पानी में पहुँचा, पानी में ये तैरने लग जाता है। अब पानी का भी टेम्परेचर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 0 के आसपास ही होता है, तो बर्फ़ इतना जल्दी वहाँ पिघलता नहीं है, जो पुश होकर के आ गया है पानी में वो इतना जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कि एक्सटेंड टू पोलर वाटर्स एंड फ्लोट एज आइस सेल्स, ये आइस सेल्स की तरह फ्लोट करता है, ठीक है। आइस सेल्स बहुत बड़ा हुआ, मतलब आपको देख के लगेगा नहीं कि वो कुछ मतलब ऐसा है, उस पर आप आराम से चल फिर सकते हैं, क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं, दौड़ धूप सकते हैं, कोई ऐसा कुछ डूबेगा नहीं, ठीक है, और इतना हिलेगा भी नहीं, बहुत बड़ा पीस होता है। उसका जो छोटा पीस होता है, ठीक है, वो छोटा जो है वो टूट के, एक बड़ा सा ये था, ये टूट करके छोटे छोटे में निकल जाता है और आगे। अभी बड़ा था तो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, छोटा छोटा जो होता है मूव करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसबर्ग्स बोलते हैं। टाइटैनिक की मूवी याद है ना, टाइटैनिक मूवी आपने शायद जिन्होंने भी देखा हो टाइटैनिक मूवी, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है। उसमें क्या होता है कि वो आइसबर्ग जो है उनको छोटा सा पहाड़ दिखता है, लेकिन उसका जो है बाहर जो होता है 1/9 पार्ट ही जो होता है वो बाहर होता है, ये देखिए कुछ ये ऐसा होता है। अब ये बस इतना सा छोटा सा बाहर है और इतना बड़ा सा अंदर है, और शिप जो थी टाइटैनिक जो थी से आके इससे टकरा गई थी, क्योंकि उनको दिखा नहीं था ये चीज़, ठीक है। तो ये एज आइसबर्ग जो है वो फ्लोट करने लग जाता है, बड़ा सा ये है वो छोटा छोटे में टूट के फ्लोट करने लग जाता है, और जैसे ही वो गर्म वाटर के आसपास पहुंचता है वो पिघलने लग जाता है। ये तो बट ऑब्वियस है कि गर्म पानी की तरफ कोई भी आइस बढ़ेगा तो वो पिघलेगा ही, ठीक है। अब ग्लेशिएशंस जो है ना, ग्लेशिएशन जो है वो स्नोलाइन के साथ वेरी करता है। स्नोलाइन किसको बोलते हैं, स्नोलाइन बोलते हैं कि कहीं पर आप मान लीजिए एक माउंटेन है, एक माउंटेन है, ये 2 माउंटेन है, ये अलग अलग रीजन में माउंटेन है, एक जगह पे ही नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा हम सेपरेट कर देते हैं कि ऐसे समझ में आए कि ये कहीं और है, ये कहीं और है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि स्नोलाइन जो है वो आपका यहाँ से शुरू होता है, इसमें क्या होगा, ये स्नोलाइन यहाँ शुरू होगा, मान लेते हैं ये गर्म एरिया में है तो इसमें थोड़ा ऊपर से स्नोलाइन शुरू होगा और इसमें थोड़ा नीचे से स्नोलाइन शुरू होगा, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा एरिया में भी था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ग्लेशिएशन जो बर्फ़ जम के जो वहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स होता है या वहाँ पे जो भी होता है वो डिपेंड करता है कि आपका स्नोलाइन कहाँ पे शुरू हो रहा है, क्योंकि स्नोलाइन जहाँ शुरू होगा वहाँ बर्फ़ पतला होगा, ठीक है, धीरे 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 वो मोटा होता जाएगा। तो जितना दूर उसको मिलेगा मोटा होने के लिए उतना ज़्यादा मोटा होगा, जितना कम जगह मिलेगा उसको उतना कम मोटा होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा फैट होगा और यहाँ पर थिन टाइप का कुछ फॉर्म होगा ग्लेशियर, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए 9000 फीट जो है वो एल्प्स पर शुरू होता है और 17000 फीट पर माउंट कलिमंजारो पर शुरू होता है। एल्प्स कहाँ है, एल्प्स आपका स्विट्जरलैंड वगैरह में है, स्विट्जरलैंड इटली का जो एरिया है ना उसमें आपको अपने को एल्प्स देखने के लिए मिलता है। नाउ दैट रीजन लाइज फार एबव टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ जो है वो काफ़ी दूर पर लाई करता है। और आप अगर मैप आपको याद हो, ये मान लीजिए, एक सेकेंड, मेरा फोटो कहाँ शुरू होता है, हाँ ये इक्वेटर है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टाइप का कुछ है, तो यहाँ पर कुछ एल्प्स लाई करता है, ठीक है। तो और दूसरा कौन है, माउंट कलिमंजारो अफ्रीका में, एक सेकेंड, चलिए वो मैं थोड़ा इसका फ़ोटो लेने चला गया था, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, एल्प्स जो है काफ़ी ऊपर था, अपने टॉपिक कैंसर से काफ़ी ऊपर था। कलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में, ये फ़ोटो बहुत सुंदर फ़ोटो मिला मेरे को, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ठीक है। ये माउंट कलिमंजारो, वैसे आप देखेंगे स्नोलाइन काफ़ी ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है। और जब आप एल्प्स का देखेंगे तो एल्प्स एकदम दिखेगा आपको नीचे नीचे से ही शुरू हो गया। कारण क्या है, ये कारण ये इक्वेटर के आसपास है। तो कलिमंजारो कहाँ पर है, इक्वेटर के आसपास है, तंजानिया में पड़ता है ये,
तांजानिया अफ्रीका का देश है, वहाँ पर इक्वेटर के आसपास ये जगह पड़ता है। तो इसमें क्या है कि अपने को जो स्नो लाइन है वो काफ़ी ऊपर देखने के लिए मिलता है, और अल्प्स जो है वो काफ़ी दूर है इक्वेटर से और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, मतलब ट्रॉपिकल जोन जो है उससे काफ़ी दूर है, तो उसका स्नो लाइन काफ़ी नीचे शुरू हो जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अब जो बर्फ़ फॉर्म होता है ना, बर्फ़ दो तरीके से फॉर्म होता है। पहला तो एक होता है कि एक सीधा पानी है वो जम जाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले पानी जमा, फिर वो दिन को पिघला होगा, फिर रात को जमेगा, फिर पिघलेगा, फिर रात को जमेगा, फिर पिघलेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये चलते चलते क्या हो जाता है, एक हार्ड ग्रैनुलर मास फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है, हार्ड ग्रैनुलर मास फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग नीव बोलते हैं फ्रेंच में और फर्न बोलते हैं जर्मन में, ठीक। ये दो टर्म आप याद रखिएगा, नीव और फ्रेंच, नीव और फर्न किसको बोलते हैं, फ्रेंच और जर्मन का ये वर्ड है। और हार्ड ग्रैनुलर मास जो ऑफ आइस जो होता है, आइस के एक्यूमुलेशन होने पे उसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब ये छोटा नॉर्मल पॉइंट है कि ये ग्रेविटी कारण जो है वो नीचे आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बाद, मेन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, ब्रॉडेस्ट एट सोर्स एंड टंग शेप्ड। क्या बोलने का मतलब है कि आप इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लेते हैं ये एक पहाड़ था, ठीक है, ये सटा हुआ पहाड़ है, ठीक। ये क्या है, सटा हुआ पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं ये ना ऐसा पूरा भरा हुआ होगा, ये इधर भी पूरा आइस आइस है, रेड कलर से मैं आइस दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, ये थोड़ा सा ये है ना ऐसा कुछ होगा, तो ये टंग शेप्ड जो होता है ये एंड पे होता है, और जहाँ पर वो शुरू होता है वहाँ पे ये ब्रॉडेस्ट होता है। अगर आप अंटार्कटिका वगैरह में जा रही तो पहाड़ का हो गया, अंटार्कटिका में जा रहे हैं, ठीक है, तो अंटार्कटिका में भी एक लैंडफॉर्म मिलेगा आपको। मान लीजिए ऐसा ज़मीन था, कुछ पहाड़ नहीं है, मतलब ज़मीन जैसा ही है कुछ, ठीक है। इस पर जो है अपना ये बर्फ़ बनेगा, ये बर्फ़ बनेगा, तो ये टंग शेप्ड होगा। और जहाँ पर वो एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, वो इस एक एक्यूमुलेशन से टंग सब बहुत सारा जीव जो है, जीव का शेप जो है हर तरफ बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये लिक्विड नहीं है, कंटिन्यूड प्रेशर से ये मूव करती है। वो मैंने आपको बताया था ना, ये अंटार्कटिका में जब एक के ऊपर दूसरा बर्फ जमता है, दूसरे के ऊपर तीसरा जमता है, तीसरा के ऊपर चौथा जमता है, ओवर द टाइम ऑफ 100 मिलियन 1000 ईयर्स, 100 ईयर्स एंड 1000 ईयर का जो समय से वो जमता जाता है ऊपर ऊपर, तो वो फिर नीचे उसको प्रेस करते जाता है। तो लिक्विड नहीं है, बट इसको प्रेशर के कारण क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है। मूवमेंट इज हाइएस्ट इन मिडिल वेयर देयर इज लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन, साइड एंड बॉटम्स आर हेल्ड बाय फ्रिक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए एक पहाड़ का ही एग्जांपल मान के चलते हैं, ठीक है। पहाड़ नहीं, कोई सा भी लैंड भी ले लीजिए आप, कोई बात नहीं, लैंड ले लेते हैं, ठीक है। इस पर क्या हो गया, एक ग्लेशियर आ गया, ग्लेशियर जम गया, ठीक है। ऐसा सर अब नीचे वाला पोर्शन क्या है, इस पर फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, ठीक, इस पर फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। साइड में जो इस पर फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है। इधर भी कोई अगर लैंडफॉर्म होगा, मान लेते हैं इधर कोई लैंडफॉर्म है, इस पर भी फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, ठीक। बट इस वाले पोर्शन जो मिडिल पोर्शन है, इस पे कुछ काम नहीं कर रहा है, ये क्या होता है, मूव करते जाता है। अगर आप एवलैंके वगैरह देखेंगे, या एक था टाइगर का, दूसरा भाई कौन सा था, टाइगर अभी जिंदा है, उसमें अगर देखेंगे तो देखेंगे आप कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, मिडिल वाला जो एक आगे का पार्ट है, पीछे का पार्ट है, बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट बहुत तेज़ी से मूव करता है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन नहीं मिलता है। बाकी आगे पीछे दाएँ बाएँ उसको मिलता है। अब एवलैंके कहीं रुकता भी है तो क्यों रुकता है, एवलैंके रुकने का दो कारण है। पहला तो उसको ग्रेविटी उसको नीचे लेकर के आता है, ठीक है, कुछ उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाए, ठीक है, पेड़ वेड़ या कुछ ऐसा पहाड़ वहाड़ खड़ा मिल जाए, कि एक से पहाड़ से उतरा दूसरे पहाड़ पर आकर टकरा कर रुक गया। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि फ्रिक्शन मिल जाए उसको, कि भाई वो पूरा ठीक है सपाट जगह है, बट वो मिडिल वाला जो मूव कर रहा था वो भी तो कहीं आगे पहुँचा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये टंग शेप्ड था, अभी इधर से निकल के इधर पहुँचा, अनदर टंग शेप बना, फिर ये और आगे पहुँचा, टंग शेप बना। तो ऐसे करते करते क्या होता है ना कि एवलैंके क्या होता है कि उसका जो मिडिल वाला सेक्शन जो है, जो मूव कर रहा था, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, और फिर आगे वो मूव करना बंद कर देता है, ठीक। यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि मूवमेंट इज हाईएस्ट इन द मिडिल पार्ट वेयर देयर इज लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन, साइड और बॉटम में क्या होते हैं, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर की बात अगर करें तो एल्प्स जो है 3 फीट पर डे, ग्रीनलैंड 50 फीट पर डे, अंटार्कटिका फ्यू इंचेस पर डे,
मूव कर रहा है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक आपको कभी कोट करना हो मेंस के आंसर राइटिंग में या कहीं भी आंसर राइटिंग वगैरह में, तो आप ये कोट कर सकते हैं कि अप्रॉक्स करके लिख दीजिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा। अप्रॉक्स 3 फीट पर डे एल्प्स की ये कर रही है, ग्रीनलैंड 50 फीट पर डे कर रही है और अंटार्कटिका में फ्यू इंचेस पर डे है। ठीक, किसी को अगर ये फीट से इसका कन्वर्जन नहीं याद रहता हो ना, तो आप ये याद रखिए कि एक लंबा स्केल जो हम लोग एग्जाम में ले जाते थे ना, ये 1 फीट का होता था। ठीक है, एंड अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर का होता था। 30 सेंटीमीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर, तो ये 0.3 मीटर्स का होता था। और ये 1 फीट कितना हो गया, 12 इंच का हो गया। 12 इंच का 1 फीट, तो स्केल्स आप याद रखते, तो मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ। अब क्या इतना थोड़ी ना याद रखना अपने को, तो मोटा मोटी ये होता है, एग्जैक्ट नहीं होता ये वैल्यू, मोटा मोटी होता है कि एक अपना इस लंबा जो स्केल एग्जाम में लेके जाते थे, दैट इज 12 इंचेस लॉन्ग, 1 फीट लॉन्ग होता है, 12 इंच लॉन्ग होता है, और इधर सेंटीमीटर में देखें 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर्स का होता है। ठीक है, और अगर छोटा स्केल जो अपन पेंसिल बॉक्स में जो रखते थे, है ना, याद है पेंसिल बॉक्स में हम लोग रखते थे, एक छोटा स्केल होता था, वो 6 इंच का होता था। ठीक है, 6 इंच का होता था। अब 6 इंच से कंपेयर मत करने लग जाइएगा। ठीक है, और इधर में होता था 15 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स ये है, एग्जैक्ट नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इंच बराबर कितना है, 1 इंच बराबर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना हो तो देख सकते हैं आप। ऐसे ही अप्रॉक्स वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। 1 इंच, 1 इंच जो है वो 2.5 सेंटीमीटर्स के बराबर है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इसको पढ़ के देखिए क्या लिखा है। एलेस्ट ग्लेशियर इज बर्नीज ओवरलैंड स्विट्जरलैंड। बर्नीज ओवरलैंड में एलेस ग्लेशियर है, वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 10 माइल्स लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन बट स्मॉलर देन अलास्का, और हिमालय से छोटा है, लेकिन फिर भी 10 माइल समझते हैं, 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर्स होता है लगभग। ठीक है, 10 माइल 16 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है एक। ठीक है, और अंटार्कटिका में हमने ऑलरेडी देखा था 14,000 फीट का मोटा ग्लेशियर था। ठीक है ना। पिडमॉन्ट ग्लेशियर क्या होता है मित्रों, ये इसकी मैंने फोटो लगाई है एल्स्टिक ग्लेशियर की। ये भी किसी अपने ज़रूरत का नहीं था, बट चूंकि मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, तो ये मैंने डाला हुआ है। पिडमॉन्ट ग्लेशियर क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं ना, उनके फुट पे आकर के बर्फ़ जम जाते हैं, वो घिसक घिसक के आता है, स्नोफॉल वगैरह होता है तो वो जम जाता है, उसको भी पिडमॉन्ट ग्लेशियर बोलते हैं। कुछ नहीं है, एक पहाड़ है, इसके नीचे में एक्यूमुलेशन है, दिस इज कॉल्ड पिडमॉन्ट ग्लेशियर। ठीक है, सेंटेंस एट फुट ऑफ माउंटेन रेंजेस दे कन्वर्ज टू फॉर्म एक्सटेंसिव आइस मासेस। ठीक है, मालास्पीना ग्लेशियर जो है 65 माइल्स लॉन्ग है, 25 माइल्स वाइड है और 16,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया लेता है ये। मतलब आप समझ सकते हैं इसका एरिया कितना ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए, इसको पिडमॉन्ट ग्लेशियर बोलते हैं, है ना। ये जो बीच आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा डल कलर में ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज पिडमॉन्ट ग्लेशियर। ठीक, ऊपर से नीचे बह के आया है और यहाँ पे जम गया है, दिस इज पिडमॉन्ट। ठीक, अब लैंडफॉर्म में क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो ग्लेशियर बन रहा है तो एक पहाड़ का बात आ रहा है, पहाड़ भी आ रहा है, और अंटार्कटिका वगैरह में पहाड़ तो खैर हैं ही, प्लेन्स का भी बात आ रहा है। ठीक है, तो अगर पहाड़ का बात आ रहा है तो हाईलैंड लोलैंड का बात आएगा। ठीक है, तो ग्लेशियर अगर यहाँ पे जम रहा है, इस जगह पे जम रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ काम करेगा वो, जहाँ पे वो गिर के आ रहा है वहाँ पे भी कुछ काम करेगा वो। तो लैंडफॉर्म्स ऑफ हाईलैंड ग्लेशिएशंस भी है और अपना लैंडफॉर्म्स ऑफ लोलैंड ग्लेशिएशन भी है। ठीक, चलिए हाईलैंड पे आ जाइए। ग्लेशिएशन लीड्स टू इरोजन इन हाईलैंड्स एंड डिपोजिशन इन लोलैंड्स। अब कॉमन चीज़ है कि ऊपर वो गिरा है, बर्फ ऊपर गिरा है या ऊपर बर्फ जमा है, बर्फ वहाँ से ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, वो नीचे जब आता है तो वहाँ से कुछ लेकर के आएगा। ठीक है, जहाँ से आप निकलते हैं वहाँ से कुछ लेकर निकलते हैं, और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ कुछ देते हैं। राइट, किसी के घर जाते हैं तो घर से मिठाई लेके निकलते हैं, तो इरोजन हुआ वहाँ पे, और जिनके यहाँ पे जाते हैं आप उनको मिठाई देते हैं तो वो डिपोजिशन हुआ। ठीक, अब इरोजन इन द वैलीज जो है उसमें 2 टर्म आता है, प्लकिंग एंड अब्रेशन। अब्रेशन हम समझ चुके हैं कि एक बड़ा पत्थर पे जो है वो छोटा पत्थर जो है वो कट मारता है। ठीक है, अटैक मारता है, झाड़ देता है उसको, दैट इज अब्रेशन। प्लकिंग क्या था,
प्लकिंग एक नया वर्ड आया है। प्लक मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है। तोड़ने का कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक ज़मीन था, इसमें ऐसा ऐसा गैप था, है ना, ये ऐसा। अभी इस पर बर्फ़ जमा, तो बर्फ़ इसमें भी गया होगा, इसमें भी गया होगा और इसमें भी गया होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि ये जाम हो गया एक दूसरे में, है ना, वो फंस गया, राइट। तो अभी इस पर ग्रेविटी एक्ट करता है। जब ये ग्रेविटी एक्ट करता है तो ये फिर नीचे मूव करेगा। नीचे मूव करेगा तो क्या करता है कि पहली बार में क्या करेगा कि ये इसको झाड़ के लेकर चला जाएगा। ये कैसा दिखेगा उसके बाद? जब इसका ये हो जाएगा प्लकिंग, जब इसमें हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। पूरा पूरी तो नहीं ऐसा हो जाता, कीटाणु भी कितना 99.9% ही मरता है ना कोलगेट से, हैं। तो ये कैसे पूरा तोड़ देगा? तो ये मोटा मोटी ये जो आपका ये था पहले माउंटेन था वो अब ऐसा बन चुका है। दिस इज कॉल्ड प्लकिंग, जिसमें क्या होता है कि फ्रीजेज joints and beds of underlying rocks, tears out individual blocks and drags them away। अब यहाँ जो पहुँचा होगा पानी वाला, मैं लाल से बनाता हूँ, ये बर्फी है, लाल से बर्फ बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें बेचारा कौन फंसा हुआ रह गया? स्टोन फंसा हुआ रह गया। दिस इज प्लकिंग। इसको तोड़ के लेके चला गया, दैट इज प्लकिंग, ठीक है। ब्लॉक्स एंड ड्रैग्स देम अवे, ठीक है। दूसरा क्या? अब्रेशन। अब्रेशन क्या करेगा कि ये बर्फ है, ठीक है, इसको पहले मैं क्लियर करूं। हाउ विल अब्रेशन एक्ट हियर? व्हाट विल अब्रेशन डू? अब्रेशन क्या करेगा? अभी ये मान लेते हैं बर्फ है। अब इसके नीचे में क्या होगा? छोटे छोटे पत्थर होंगे, ठीक है। ये मूव कर रही है आगे की तरफ। नीचे में क्या है? ग्राउंड है, थोड़ा रुका है। अभी जब इसको मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा? इसको घिसता हुआ चला जाएगा और ये क्या निकल के आएगा? थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर पॉलिश्ड शेप निकल के आ जाएगा। ऊपर वाला जितना उसका ये प्रोट्रूडिंग ये सब था ना, वो सबको वो तोड़ फाड़ के निकल जाएगा, दैट इज अब्रेशन। तो ये दो काम होता है, प्लकिंग एंड अब्रेशन। प्लकिंग मतलब क्या? वो पत्थर में वो जम के उसको तोड़ते हुए लेके चला गया, और अब्रेशन में जो ये था उसको चिकना करता हुआ चला गया, ठीक। Larger fragments cause striation or scratching, while finer material cause polishing and produce finely ground rock floor। यार ये फ्लोर नहीं होता है, फ्लोर होना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस मिस्टेक होगा, करेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लार्जर फ्रैगमेंट क्या करेगा? स्क्रैचिंग क्रिएट करेगा। अभी ऐसा सब बड़ा बड़ा पत्थर सब जो अगर ज़मीन से घिसटा आएगा तो इस पर क्या करेगा? स्क्रैच करेगा। और जो छोटे पत्थर होंगे वो क्या करेगा? अगर निकला हुआ है तो इसको ये तोड़ता हुआ इसको वापस ये प्लेन कर देगा, ठीक। ये बोलना चाह रहा है। अभी फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करेगा कि कितना ग्लेशिएशंस क्या क्या होगा, इरोजन कितना क्या होगा, वो कौन कौन से फैक्टर हैं अपने? नंबर 1 इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कितनी तेजी से ग्लेशियर मूव कर रही है। दूसरा स्लोप का ग्रेडियंट क्या है? ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी हो जाएगा। ग्रेविटी जो लगेगा, ग्रेविटी फोर्स, स्लोप ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्लोप कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। वेट ऑफ द ग्लेशियर, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा वो उसको रगड़ेगा। टेम्परेचर ऑफ द आइस, ठीक है, कम टेम्परेचर होगा तो क्या वो पिघलने लग जाएगा। पिघलने लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पत्थर कम रहेगा। पत्थर अगर कम रहता है तो क्या होगा? वो स्लिप करता हुआ चला जाएगा, ज़्यादा एरोजन नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है टेम्परेचर, मतलब माइनस में चल रहा है कुछ, तो वो पत्थर जो बना होगा बर्फ़ का वो स्ट्रांग होगा और वो ज़्यादा काम करेगा एरोजन का। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वैली, इस पर भी डिपेंड करता है इरोजन। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है कि अभी मान लेते हैं एक पहाड़ है, ऐसा रख लीजिए, और यहाँ से ये दूसरा आया। अब ये ग्लेशियर इधर ही बहेगा, इधर ही बहेगा, तब आप समझ सकते हैं कि इसमें इतना ही दूर इरोड करेगा, है ना, और इसमें ज़्यादा दूर इरोड करेगा। पूरा ये लंबा जो प्रोसेस था, ये पूरा एरिया को इरोड करता हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देख लिया है। अब हम लोग सीधा सीधे किस पे आ जाते हैं? लैंडफॉर्म्स पे आ जाते हैं। कौन से लैंडफॉर्म्स हैं ये? ग्लेशिएशंस के लैंडफॉर्म्स है। ग्लेशिएशन में कौन से हैं? ग्लेशिएशन में है अपने हाईलैंड वाले। तो सबसे पहला इसमें आ रहा है अपना कौन सा? क्रीक, कोरी, क्रीक, सिर्क है, क्रीक नहीं है, सिर्क है। कोरी, सिर्क, स्कॉटलैंड में इसको सिर्क बोलते हैं और कॉर्नवेल्स में बोलते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है,
ये आपने नाम देख लिया, अभी मैं इसका फ़ोटो दिखाता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग स्टेटमेंट देख लेंगे इसका। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आप पहले पढ़ना चाहें तो आप प्लीज़ पॉज करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो है कि फ़ोटो से भी समझा सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही बता सकूँ आपको। एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, ठीक है, ऐसा पहाड़ है। अभी इसमें क्या हो गया, ग्लेशियर है यहाँ पे, है ना, ग्लेशियर। अभी ये ग्लेशियर क्या होगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक, इतना तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तो मूवमेंट ही शुरू हुआ। मूवमेंट में क्या होता है कि इसमें क्या हो, जो अपना ये है, ये मान लेते हैं ऐसा कुछ है, इसमें क्या होगा, अपना अपने पास पत्थर होगा, पत्थर होगा, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर होंगे, छोटे पत्थर भी होंगे। तो ये क्या करेंगे कि इस वाले एरिया को ये लोग खोदते चलेंगे, क्योंकि वो बार बार आ रहा है ना, तो ये चूँकि एक दिन में तो हो नहीं रहा है, ये लंबा समय लग रहा है, 100,000 साल 1 लाख साल लग रहा है इसमें, इतना टाइम छोटा सा टाइम में नहीं होता है ये सब, थोड़ा लंबा समय लगता है। तो वो क्या करता है कि वो उसमें खोदते हुए चला जाता है। ठीक है, तो पहले ये एक लेवल खोद के निकलेगा, फिर कुछ साल बाद क्या हो जाएगा कि ये तो गायब हो गया, ये तो आगे चला गया, है ना। चलिए फिर से बना ही देते हैं। ठीक है, अभी कुछ क्या हो गया होगा, हल्का सा डिप्रेशन आ गया होगा, ये हल्का सा डिप्रेशन आ गया, फिर इस पे आ गया होगा आपका ये, फिर बर्फ आया होगा, फिर बर्फ मूव किया होगा, इसमें क्या होगा, पत्थर सब रहा होगा। ठीक है, तो ये खोदते खोदते क्या करता है ना कि अंत में ऐसा शेप बन जाता है। ये ऐसा गया, ऐसा आया, मैं उस साइड भी बना होगा, मैं उस साइड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसी साइड दिखा रहा हूँ, ऐसा बन जाता है। तो ये जो ऐसा था, ये जो है डेप्थ बन गया। अब इसमें क्या है, अभी बर्फ भरा हुआ है, ठीक, बर्फ भरा हुआ है। अब ये बर्फ जब आगे बढ़ रहा था तो पिघलते भी जा रहा था, तो कुछ यहाँ पर डिपोजिशन भी करता चला जाता है, मैंने यहाँ पर डिपोजिशन कर रहा होगा, ये ऐसे करके ऊपर मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर डिपोजिशन करता गया होगा। डिपोजिशन में ब्लैक से दिखाता हूँ, ये कुछ डिपोजिशन कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक। और इसमें जो बर्फ़ जमा हुआ है, तो ये जो गड्ढा बना ना, इसको कोड़ी कहा गया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, ये जो गड्ढा बना, ये जो गड्ढा बना ना, इसको कोड़ी कहा गया हुआ है। और इसमें जब पानी भर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, कोड़ी लेक बोल देते हैं। ठीक, अब इस पर स्टेटमेंट पे आ जाइए। अब थोड़ा फोटो देख लीजिए, फोटो देख लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला तो ये माउंटेन था, ब्लू से दिखाता हूँ, ये माउंटेन था, इसमें ये गड्ढा करता गया। ठीक है, फ्रॉस्ट सैटरिंग वगैरह होता है, प्लग ये सब होता है, इसको तोड़ तोड़ के निकलता हुआ चला जाता है। ठीक है, यहाँ से ये पहुँच गया, ये और गड्ढा हो गया। ठीक है, अब जब पोस्ट ग्लेशिएशन, अब ग्लेशियर क्या होता है कि वहाँ पर अब जो है पहले बर्फ़ हो रहा था, अभी क्या हो गया, थोड़ा धरती गर्म हुआ तो वहाँ से बर्फ़ गायब ही हो गया, तो यहाँ पे पानी पानी रह गया, ये पानी पानी रह गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी डिपॉजिट हो गया है। क्यों डिपॉजिट हो गया, क्योंकि जो बर्फ़ जा रहा होगा और गर्म मैंने वातावरण गर्म हुआ होगा तो बर्फ़ वहाँ पिघला होगा, तो पानी तो बह गया होगा, और पत्थर जो है कुछ तो बह गया होगा, पत्थर साथ में पानी के कुछ वहाँ रह गया होगा। ठीक है, तो 100% डिपोजिशन तो कभी नहीं होता है, बट हाँ यहाँ पर डिपोजिशन आपको इस पॉइंट पर आपको डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो ये गड्ढा हो गया, गड्ढा के बाद डिपोजिशन हो गया, तो इसमें जो पानी भर गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक बन गया। वो लेक कौन सा लेक बन गया, कोरी लेक बन गया। और ये डिपोजिशन क्या हो गया, मोरेन टाइप का चीज़ हो गया, मोरेन भी इसी को बोलते हैं, बट एग्जैक्ट हम यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मोरेन रिज। ठीक है ना, मोरेन रिज को ही यूज़ किया गया है यहाँ पे वर्ड को। ठीक है, अब जल्दी से स्टेटमेंट देखते हैं और फिर मूव करते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर डाउन स्लोप प्रोड्यूसेस सैटरिंग ऑफ अपलैंड स्लोप कॉजिंग डिप्रेशन वेयर फर्न और नीव अक्यूमुलेट्स। तो वो जो गड्ढा बना है उसमें क्या हो रहा था, वो बर्फ जो है वो जमा हो रहा था। ठीक है, उसकी बात की गई है। प्लकिंग ऑन एब्रेशन ऑपरेट्स इन द बैक वॉल मतलब नीचे वाला जमीन था उसमें, लीडिंग टू स्टिपनिंग एंड डिपनिंग ऑफ द डिप्रेशन इनटू स्टीप हॉर्स शू शेप्ड बेसिन। हॉर्स शू शेप्ड बेसिन क्या होता है, हॉर्स शू कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है हॉर्स शू, है ना। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ उसका शेप बन जाता है। आप ये देख सकते हैं कि आप ये देखिए हॉर्स शू टाइप कुछ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ द आइस अ रॉकी रिज एट द एग्जिट ऑफ द कोरी इज लेफ्ट फ्रॉम द ग्लेशियर एंड बिहाइंड दिस बैरियर अ कोरी लेक और टार्न, इसको कोरी लेक को टार्न भी बोलते हैं, वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये अपना कोरी था। ठीक है, कोरी लेक आप देख सकते हैं, ये फोटो कोरी लेक का है। नेक्स्ट पे आते हैं।
एरेटे और पिरामिडल पीक्स। बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। एक पहाड़ था, पहाड़ पे क्या हुआ, बर्फबारी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे या फिर बर्फबारी भी हुआ और बर्फ जमने भी लग गया, तो ये पूरा क्या हुआ, बर्फ जम गया, ठीक है। तो ये जब नीचे मूव करेगा तो इधर भी इसको भी, पहाड़ को भी इरोड करता हो जाएगा। तो दो साइड से अगर इरोडेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेटे बोलते हैं। वही अगर तीन साइड से इरोडेड है तो फिर हम उसको पिरामिडल पीक बोल देते हैं, ठीक। व्हेन टू कोरी, अब इधर मूव कर रहा था, यहाँ पे कोरी फॉर्म होगा, यहाँ भी कोरी फॉर्म होगा। कोरी क्या है, गड्ढा है। कोरी लेक से आप याद रखिए कि एक गड्ढा, एक डिप्रेशन जो फॉर्म होता है माउंटेन के बेस पर, किसके द्वारा फॉर्म किया गया हुआ है, ग्लेशियर के मूवमेंट के द्वारा फॉर्म किया गया हुआ है, ठीक है। क्या क्यों कैसे फॉर्म किया गया हुआ है, तो वो प्लकिंग और एब्रेशन से फॉर्म किया गया हुआ है। व्हेन टू कोरी कट बैक ऑन अ माउंटेन फ्रॉम अपोजिट साइड, नाइफ एज रिजेस आर फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड एरेटे, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। और व्हेन देयर 3 और मोर कोरी नहीं है, सिर्क है, सिर्क का और क्या नाम था, कोरी तो था नाम, एक जगह कोरी लिखा है, सिर्क लिख दिया। व्हेन 3 और मोर सिल्क कट बैक टुगेदर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडल पीक, ठीक है। अब एग्जांपल से देखिए आप, अब जब हम इस लाइन को आप फॉलो कीजिए, इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, इस लाइन को जब आप फॉलो कर रहे हैं, मैं थोड़ा कम दिख रहा है इसमें, रेड दिखेगा, ये इस लाइन को जब फॉलो कर रहे हैं तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, यानी ये क्या हो गया, एरेटे हो गया। ये जो रिज बना, रिज मतलब क्या होता है, थोड़ा वो प्रोजेक्टेड हाइट जो होता है, हाईलैंड जो होता है, उसको हम रिज बोलते हैं। तो ये जो रिज बना, ये वाला, ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो गया, इधर 1 नंबर हो गया, इधर 2 नंबर हो गया, इसको एरेटे बोल देते हैं। ये पिरामिडल पीक क्या हो गया कि ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, और इसके पीछे भी एक रहा होगा, तीसरा नंबर, तो ये पिरामिडल पीक बन गया। तो ये जो एक बना है दैट इज पिरामिडल पीक। आप एक को फोटो में देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है, इसके एक साइड 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, एरेटे बन गया, ठीक है। लेकिन अब इसके पहाड़ की बात करेंगे तो इस पहाड़ के पीछे भी एक बना होगा, ये भी एक एरेटे है। ये जो लाइन है, एक साइड ये हो गया, एक साइड उस साइड भी रहा होगा जो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं फोटो को बड़ा करता हूँ कि थोड़ा और बेहतर दिखे, ठीक है, हाँ, है ना। ये देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये पीछे एक हो गया होगा 3, या और इधर हो सकता है 4 भी हो गया हो, डिपेंड्स। ये कोरी लेक हो गया, यहाँ पे ये देखिए, एक कोरी फॉर्म हुआ है, दूसरा कोरी फॉर्म हुआ है, इधर पीछे तीसरा हो गया, इधर चौथा हो गया। तो इस रिज के हिसाब से, जो बीच वाला जो रिज है, इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये एरेटे हो गया। और ये जो पीक हो गया वो क्या हो गया, पिरामिडल पीक हो गया। एरेटे क्यों बोला, क्योंकि वो जो ये आ रहा था पहाड़ जैसा जो था, उसके 2 ही फेस थे, एक इधर कोरी बन रहा था, एक इधर कोरी बन रहा था। लेकिन जो पीक है वो क्या पिरामिडल पीक क्यों बन गया, क्योंकि उसके इस साइड भी एक है, इस साइड भी एक है, इस साइड भी एक है, हो सकता है एक और इधर भी हो, ठीक है ना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो हमने क्या देख लिया अभी, एरेटे एंड पिरामिडल पीक। तीसरा क्या है भाई, नाम बनकर सही करवा दो कोई, ठीक है। तीसरा है अपना बर्गस्टुरुंड, जर्मन नाम। आप प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मत याद रखिए, क्योंकि आपको स्पेलिंग आपको जरूरत पड़ेगा, तो प्रोनाउंसिएशन हेल्प नहीं करेगा, आपको जैसा लिखा हो वैसा ही याद करें। ये बर्ग्स है ना, बर्गस्टुरुंड, चूड़ू वाले जो होंगे, CH यू होता चाहिए था चूड़ू में, तो बर्गस्टुरुंड जर्मन में बोलते हैं, डिमाए फ्रेंच में बोलते हैं। ये थोड़ा आसान नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लेशियर है, एक पहाड़ था, इस पे एक ग्लेशियर था, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्लेशियर था, इसमें एक कट डेवलप होने लग जाता है, कट डेवलप होने जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बर्गस्टुरुंड या डिमाए कह देते हैं। अब ये कोई यहाँ से चढ़ने के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए आ रहा है, तो इसको ये गड्ढा मिलता है और उसको दिक्कत होता है चढ़ने में। सेकंड लाइन में वही कहा गया है। एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर क्रैक ओपन्स एज इट स्टार्ट्स लिविंग स्नोफील्ड ऑफ अ कोरी। तो ठीक, क्रैक ये क्यों डेवलप हो, क्योंकि इसको नीचे मूव करना था, तो कहीं से तो टूटेगा। इट हैपेंस एज आइस मूव्स आउट इन समर एंड देयर इज नो न्यू स्नो टू रिप्लेस इट, ठीक है। ऑब्स्टैकल्स टू द क्लाइंबर्स ऑन बेंड और द स्लोप, मोर क्रीवासेस आर फॉर्म्ड। अब ये देखिए, यही चीज़ था। अब यहाँ पे कोई आगे खड़ा है, अभी भाई मैं इधर कैसे पहुँचूँ, ये काफ़ी लंबा गैप है। आपने वो मूवी देखी है वो, अगर सिवाई में एक गड्ढा जैसा कुछ दिखा था, जिसमें वो दोनों ही गिर जाते हैं, एक वो क्या बोलते हैं, कैंप टेंट टाइप का होता है, उसमें दोनों ही फंस के गिर जाते हैं।
ठीक है। तो वो थोड़ा अलग केस था, बट कुछ ऐसा ही दिख रहा था, वो भी क्रैक जैसा ही था। हो सकता है वो मतलब बक्सरुंड नहीं हो, नॉर्मल एक दो वैली जैसा कुछ हो, बट मोटा मोटी ऐसा ही बक्सरुंड जैसा ही वो उसमें देखने में था एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है मित्रों, बढ़ा जाए आगे। चलिए, यू सेट ट्रग क्या होता है ना कि इंटरलॉकिंग स्पर्स हम लोग देख चुके हैं। एक पहाड़ है, एक पहाड़ था, उसके आगे ऐसा पहाड़, इसके आगे ऐसा पहाड़, तो ये इसको इंटरलॉकिंग स्पर कहा गया था। ठीक है, तो नदी ऐसे ऐसे करके जा रही थी, है ना, शाम जैसा बन के जा रही थी नदी। अभी जब ये होता है अपना क्या बोलते हैं उसको, ग्लेशियर जब बर्फ जमता है तो वो क्या करता है ना कि वो धीरे धीरे मूव करता है, तो वो डाउन जो है वो भी मूव करता है। तो वो क्या करता है ना कि ये जो निकला हुआ है ना, उसको बोलता है भाई तुम अपना पैर हटाता चल, ठीक है, सरकारी ज़मीन है, खाली करो इसको, अतिक्रमण। तो वो बुलडोजर बाबा बन जाता है, वो जो है अपना आइस जो है वो बुलडोजर बाबा बन जाता है। और वो जो एक्स्ट्रा जो बढ़ा के रखे रहते हैं ना पहाड़ अपना इंटरलॉकिंग इस पर, उसको बोलता है जो तोड़ते चलो, और उसको तोड़ते हुए निकल जाता है, और वो यू शेप ट्रक बन जाता है। फोटो में देख सकते हैं, पहले ऐसे बह के आ रही थी ये नदी, है ना, तो इससे नहीं दिख रहा, इससे दिखेगा, है ना, ऐसे बड़ी बह के आ रही थी। ये बर्फ़ क्या किया, ये वाला पोर्शन को बोला भाई सरकारी ज़मीन में दखल है, तोड़ो इसको। इसको भी बोला तू भी तोड़, तू भी तोड़, ठीक है, तू भी तोड़, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया, दिस इज यू शेप्ड वैली। ठीक है, ये बोलना चला। ग्लेशियर्स विथ आइस फ्रॉम सेवरल कोरीज एज इट मूव्स, कोरीज मतलब गड्ढा, एज इट मूव्स वियर्स अवे द साइड्स एंड स्क्रैचेस द रॉक्स, रिमूव्स डेब्रिस एंड सरफेस सॉइल, स्टिपेंस द साइड एंड लीड्स टू द वाइड फ्लैट फ्लोर। ठीक है, ये फ्लैट फ्लोर दिख रहा है अपने को। इंटरलॉकिंग स्पर जो था पहले, ये इसमें इंटरलॉकिंग स्पर दिख रहा है अपने को, पहला जो फोटो है इसमें क्या दिख रहा है, इंटरलॉकिंग स्पर दिख रहा है। आर ब्लंटेड टू फॉर्म ट्रंकेटेड स्पर। ठीक है, ट्रंकेटेड स्पर मतलब कुछ भी नहीं, वो यू शेप वैली का जो फॉर्मेशन हुआ दैट इज ट्रंकेटेड स्पर। आप ये फोटो देख सकते हैं, दिस इज यू शेप्ड वैली, है ना। When ice melts, glacial truck gets filled with water and रिवन लेक का फॉर्मेशन होता है। अब रिवन लेक क्या होता है कि अब जो यहाँ पर जो इसने इरोड किया है ना, ये जो इरोड किया है ना, तो अभी इसमें हार्ड रॉक हो सकता है, फिर सॉफ्ट रॉक हो सकता है, हार्ड रॉक हो सकता है। जहाँ पर सॉफ्ट रॉक होगा वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गड्ढा कर देगा, ठीक है, और जब उसमें पानी भर जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिवन लेक बोल देते हैं। आप ऐसा देख सकते हैं, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये है लेक उल्स वाटर एंड लॉकनेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा सॉफ्ट रॉक रहा हुआ यहाँ पर, ज़्यादा उसको इरोड कर दिया और वहाँ पर क्या बन गया, गड्ढा बन गया। गड्ढा ज़्यादा गड्ढा बन गया, ज़्यादा गड्ढा बन जाएगा तो उसमें पानी अटकने लग जाएगा, देन दैट इज़ रिवन लेक। ठीक है, या यही वही चीज़ बोला गया, ये हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। तो ग्लेशियर क्या हो रहा था, ये अपना यू शेप ट्रक का साइड से हम देख रहे हैं, आगे से देख रहे थे यू दिख रहा था, साइड से नहीं दिखेगा, तो ये साइड से हम देख रहे हैं। साइड से जब देख रहे हैं तो ग्लेशियर इधर की ओर मूव कर रहा था। ठीक है, ग्लेशियर जब इधर मूव कर रहा था, बीच में उसको सॉफ्ट रॉक मिला, उसको ज़्यादा कोड़ता हुआ निकल गया, उसी गड्ढे में पानी जाकर रुकने लग गया, दैट इज रिवन लेक। ठीक, अभी जब ये होता है यहाँ पे भी आपको मोरेन देखने के लिए मिलता है। मोरेन मतलब पत्थर पत्थर जो डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, मोरेना लेके मत चलिएगा, मोरेना अलग अलग है ना। तो होता क्या है ना कि ये पहले ऐसा बनता है, फिर जब ग्लेशियर है उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो सॉफ्ट रॉक है, तो क्या बोलता है कि भाई तू भी टूट। ठीक है, तू भी टूट मतलब ये फिर ऐसा होगा और फिर एक गड्ढा बन के ऐसा हो जाता है। जब इसमें आइस मूव करता है ना इधर की ओर, आइस मूव करता है इधर की ओर, ठीक है, तो पिघलता हुआ मूव करता है। ऑब्वियसली इसमें देख चुके हम कि पानी दिख रहा था, राइट, तो इसमें पानी भी होता है और ये आइस भी मूव कर रहा होता है। तो आइस जब इधर से मूव करके ऊपर चढ़ता है ना, तो वो यहाँ भी कुछ पिघला होगा, तो यहाँ पर ये डिपोजिशन करता चला जाता है। डिपोजिशन हर जगह भी होता होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि आइस रुकता होगा, उसके बाद पिघल के थोड़ा सा पिघल के ऊपर बढ़ता होगा, तो यहाँ पे पक्के से डिपोजिशन होता है और ज़्यादा डिपोजिशन होता है कंपेरेड टू पूरा जो पाथ है, उसमें पूरा पाथ में डिपोजिशन होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है डिपोजिशन में, क्योंकि पत्थर पत्थर जो हैं, जो मैं जिसको मोरेन बता रहा हूँ, वो पूरे पाथ में डिपोजिट हुआ होगा। लेकिन जब वो गड्ढा उसको मिला होगा, जब गड्ढे पे तो गाड़ी थोड़ा धीरे होता है, फिर चढ़ता है तो उसको थोड़ा ओवरकम करने में टाइम लगता है। तो जब बर्फ वो नीचे से निकल के ऊपर चढ़ा होगा ना, तो वहाँ ज़्यादा पिघला जब होगा तो वहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन देखने के लिए हमको मिलता है। तो वो मोरेन वाले जो पत्थर हैं जो आपको बैरियर बना रहा है वहाँ पे, वो पूरा रास्ते में ही होगा, लेकिन उस गड्ढे के बाद थोड़ा ज़्यादा होगा और वहाँ पर एक अलग टाइप का लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मोरेन। ठीक, आप ये देख सकते हैं, ये फोटो वोटो जो है ये इंटरटेनमेंट के लिए ही है, राइट। इसके बाद आता है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्या होता है ना कि हमने यू शेप्ड वैली देखा, यू शेप्ड वैली देख लीजिए,
एक बार देखिए यहाँ पे यू शेप्ड वैली, ठीक है, ये यू शेप्ड वैली है। अभी मान लीजिए यहाँ से क्या होता है ना, एक कट होता है, एक पहाड़ ऐसा होता है, ऐसा होता है, और यहाँ से पानी के नीचे गिर रहा होता है, तो यहाँ पे एक वैली, वैली जैसा, वैली क्या होता है, दो पहाड़ के बीच का जो गैप होता है, दिस इज कॉल्ड वैली, है ना। तो ये भी एक वैली है, थोड़ा साफ करता हूँ मैं, ये पहाड़ था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा था, है ना, तो ये क्या है, ये वैली है, ठीक है। तो ये मेन वैली है, मेन वैली ये है, और ये वैली के ऊपर ये एक छोटा सा वैली लटका हुआ है, तो इसको क्या बोल देते हैं, हैंगिंग वैली। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हैंगिंग वैली पिछले लेक्चर में आ चुका है बात, बट फिर भी ये जो है यहाँ पर आ रहा है। मेन वैली इज इरोडेड फास्टर देन द ट्रिब्यूटरी वैली। On melting of the ice, tributary valleys seem hanging above the main valley and stream plunges down as waterfall। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए हम काम में ला सकते हैं। ऑब्वियसली चूंकि वहाँ से वो पानी गिर रही है ना, ये देख रही है। अब यहाँ पर अगर टर्बाइन डायनोमो लगा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अपना इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। रॉक बेसिन एंड रॉक स्टेप्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रॉक बेसिन तो आपको समझ में आ ही रहा है कि वो बेसिन है कि जहाँ पे वो इरोजन वगैरह हुआ है। रॉक स्टेप्स क्या होते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जब बर्फ़ उतर रहा होता है ना, पहाड़ से जब बर्फ़ उतर रहा होता है तो हर जगह पर वो थोड़ा थोड़ा तोड़ता चला जाता है। जब वो बर्फ़ पिघल के पूरा निकल गया, आज के डेट में वहाँ बर्फ़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ग्लेशिएशन वहाँ से ख़त्म हो चुका है, तो वो जो तोड़ तोड़ के निकला था ना हर स्टेप पे, तो वहाँ एक स्टेप जैसे दिखता है अपने को, एंड दैट इज़ कॉल्ड रॉक स्टेप। ठीक है, steep rocks due to different degree of resistance to the glacial erosion and where tributary joins main valley, additional weight of ice in the main valley cuts deeper into the valley floor to form steps। ठीक है, तो ये ऐसा पहाड़ था, ठीक है, तो यहाँ से बर्फ़ उतर रहा था, तो यहाँ से काटते काटते तो थोड़ा थोड़ा, मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है ये लैंडफॉर्म, बट चूँकि देखने के लिए मिलता है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या दिखेगा आपको कि छोटा छोटा सा स्टेप्स दिखेगा यहाँ पे, ऐसा ऐसा, ठीक है, ग्लेशिएशन वाले में ही दिखते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोरेन। अपन देख चुके हैं कि वो डिपोजिशन जो होता है पत्थर पर, छोटे छोटे पत्थर का, जो बर्फ़ के साथ छोटा छोटा पत्थर आता है, बर्फ़ पिघल के निकल जाता है, छोटा पत्थर वहीं पर धपाक से जमा हो जाता है, हम लोग उसको मोरेन बोल देते हैं। ठीक है, मोरेन जो है वो बैरियर का काम करता है। ठीक है, मोरेन जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, पहला होता है लेटर मोरेन। लेटर मोरेन क्या होता है, रॉक्स दैट फॉल ऑन द साइड्स ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के साइड में जो फॉल होता है। ठीक है, ग्लेशियर ऐसे मूव कर रहा है, साइड में जमा हुआ होगा, दैट इज मोरेन। मीडियल मोरेन क्या होता है, दो जब ग्लेशियर मिलते हैं, ऐसा दो ग्लेशियर मिल रहा है तो अंदर वाले जो डिपोजिशन होंगे दैट इज मीडियल मोरेन। ग्राउंड मोरेन क्या होता है, चलिए पहले आप एक बार दो पहले देख लीजिए। ये देखिए, ये ग्लेशियर का मूवमेंट है। ठीक है, ये ग्लेशियर का मूवमेंट है, तो ये साइड वाले जो है दैट इज लैटरल मोरेन। ये दो मोरेन, ये दो सॉरी ग्लेशियर मिल रहे हैं, तो ये इनर अंदर वाला जो डिपोजिशन है इसको क्या बोल दिया गया, मीडियल मोरेन बोल दिया गया। ठीक है, ग्राउंड मोरेन किसको बोला गया है, थर्ड आता है ग्राउंड मोरेन। ग्राउंड मोरेन है रॉक्स आर ड्रॉप्ड बाय द ग्लेशियर्स ऑन द मेल्टिंग अक्रॉस द फ्लोर ऑफ द वैली। अब ये क्या है कि यहाँ पर तो डिपोजिशन जो अपने साइड में देख ही रहे डिपोजिशन, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ साइड में डिपोजिशन हो रहा होगा, डिपोजिशन तो नीचे भी हो रहा होगा। ठीक है, जहाँ से मान लीजिए ये एक रास्ता था, ठीक है, इस पर ग्लेशियर जो है वो मूव कर गई आगे। ठीक है, अब ग्लेशियर नहीं है तो साइड में डिपॉजिट किया तो हम उसको लेटरल बोल दिए। ठीक है, दो ज्वाइन कर रहा था ग्लेशियर, तो उसके बीच में जो डिपोजिशन हुआ उसको हम लोग क्या बोल दिए, मीडियल मोरेन बोल दिए। ठीक है, अब ये जब इधर निकल गया, आगे निकल गया, तो यहाँ सब बीच बीच में डिपॉजिट हुआ होगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड मोरेन बोल देते हैं। टर्मिनल मोरेन किसको बोलते हैं, इन मोरेन किसको बोलते हैं, जो लास्ट में पाइलअप होता है, वो थोड़ा हैवी होता है, मतलब एक जगह पर ज़्यादा होता है। मान लेते हैं कि इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि ये कोल्ड एरिया था, ये हॉट एरिया आ गया। ठीक है, हॉट एरिया आ गया। ठीक है, एक छोटा सा मतलब एक जस्ट समझाने के लिए है, ऐसा है, यहाँ पे तो बर्फ़ जमा हुआ है, यहाँ पर पहुँचेगा तो ये अचानक से पिघलने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये पहुँचेगा, क्या पहुँचेगा, अपना ग्लेशियर जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे अचानक से वो पिघलने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको डिपोजिशन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, ये डिपोजिशन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा यहाँ। ठीक, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल मोरेन। डिसेशनल मोरेन क्या होता है, ठीक है, लास्ट है इसमें। आप ग्राउंड मोरेन देख रहे हैं ना, बीच बीच में जमा है। टर्मिनल कहाँ है, इंड मोरेन्स यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये इतना क्लियर नहीं हो रहा है बात से, आप मेरी बात समझ गए होंगे किसको मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिसेशनल मोरेन किसको बोलते हैं, अब यहाँ पे ग्राउंड मोरेन और डिसेशनल मोरेन एक जैसा ही दिख रहा है, बट आप समझिए जैसे मैं बता रहा हूँ।
इट्स अ सीरीज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एंड मोरेन्स विथ मेल्टिंग ऑफ आइस इन स्टेजेस। ठीक है, तो ये तो एंड मोरेन में क्या हो गया कि एंड मोरेन जो है अब एक ही जगह तो सारा पिघल नहीं गया होगा, मान लेते हैं गर्म टेम्परेचर यहाँ से शुरू हो गया, बट कुछ यहाँ पे पिघला होगा, कुछ यहाँ पे पिघला होगा, कुछ यहाँ पे पिघला होगा। ठीक है, तो ये सब जो बीच बीच में हुआ है ना, दैट इज रिसेशनल मोरेन्स बोलते हैं। और लास्ट वाला जो होगा या जहाँ पर ज़्यादा हैवी बन रहा होगा दैट इज टर्मिनल मोरेन। ठीक है, टर्मिनल इज एंड वाला, उसमें कुछ डाउट नहीं है, जो एंड वाला है, रिसेशनल होते होते एंड में टर्मिनल मोरेन वो बन जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये एक डिपोजिशन है। ठीक है, ये एक डिपोजिशन है। अब इसके अंदर जो डिपोजिशन हुआ होगा वो अपने को नहीं दिख रहा है, और एंड और रेसिस्टनल ये सभी नहीं दिख रहे हैं अपने को यहाँ पे। मोटामोटी आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक होता है फ्योर्ड करके, ये होता है फ्योर्ड, कैसे याद रखेंगे, एफजोर्ड क्योंकि अपने को जब आंसर लिखना होगा तो स्पेलिंग चाहिए होगा। ठीक है, तो फजॉर्ड बोल सकते हैं, फ्योर्ड ऐसे इसको फ्योर्ड बोलते हैं, बट एफजॉर्ड समझिए या फजॉर्ड समझिए, और देसी आदमी है देसी में समझिए फजॉर्ड। फजॉर्ड में क्या होता है, वो क्या होता है कि जैसे आप अलास्का वगैरह में जाएंगे या फिर अंटार्कटिका में जाएंगे। अलास्का आपको पता है ना, वो रसिया जो से छूता हुआ जो एरिया है इंटरनेशनल डेट लाइन वाला, दैट इज अलास्का। उसमें क्या होता है ना कि एक माउंटेन है, ऐसे माउंटेन है, इसमें से एक ग्लेशियर निकला, ये थोड़ा दूर नदी बन के भी चला, और फिर यहाँ पर इसको अचानक समुद्र मिल जाता है, समुद्र का पानी बैक आया हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये पहाड़ ऐसा पहाड़ है, ये ऐसा अगर पहाड़ था, इससे थोड़ा समुद्र का पानी अंदर आया हुआ होता है, उसी अंदर जो आया हुआ ना उसको हम फजॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, लोअर एंड ऑफ द ट्रग मतलब वही यूसेड वैली इज ड्राउंड बाई सी, इट फॉर्म्स स्टीप साइडेड इनलेट एज फजॉर्ड। ठीक है, स्टीप साइड इनलेट जो है उसको फजॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, ये फोटो देख सकते हैं, ये भी इंटरटेनमेंट के लिए ही था, कुछ खास मतलब ऐसा कुछ दिखाने लायक था नहीं इस फोटो में। बस ये पानी है, पानी देख रहे हैं ना, ये पानी जो है ये अंदर घुसा हुआ है थोड़ा, है ना, अंदर घुसा हुआ है। यहाँ पे ये ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर है यहाँ पे, और इसमें पानी थोड़ा अंदर घुसा हुआ है। ठीक, इसको फजॉर्ड बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। तो अब हमने क्या देख लिया कि जो लेके गया मिठाई, जहाँ से लेके गया वो देख लिया। अब जहाँ पे मिठाई डालेंगे वो देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कमी है, अरे ऐसे तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 47 मिनट हो चुका है, जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि लोलैंड ग्लेशियर्स, तो हाईलैंड ग्लेशियर्स हमने देख लिया। हाईलैंड में क्या क्या हुआ वो हमने देख लिया। लोलैंड में हम देखते हैं, तो लोलैंड में भी क्या होगा, इरोजन होगा, लोलैंड में भी डिपोजिशन होगा। एक तो आप घर में से खाना लेके चल रहे थे और किसी को आके दे रहे थे, ठीक है, दैट इज टू डिफरेंट थिंग। और फिर नीचे जब आ गए तो नीचे भी आप कहीं से उठा रहे हैं, कहीं पटक रहे हैं, तो दोनों तरह की चीज़ें आपको नीचे भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स देख लीजिए। डिपोजिशनल्स मेनली ब्रॉट बाय वैली ग्लेशियर्स, लीव्स इरोडेड मटेरियल इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स। ठीक है, ये बीच वाले लाइन को हटाइए और अलग से इसको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। डिपोजिशनल मेनली ब्रॉट बाय वैली ग्लेशियर्स एंड कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स। ठीक है, 1/3 ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल एंड ग्लेशियोफ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो 1/3 ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका जो है सो इसी से फॉर्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ पहाड़ जैसा कुछ था नहीं, और जब हमारा आइस एज था तो इस तरह का लैंडफॉर्म यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। ठीक है, लो लैंड ही था, क्योंकि पहाड़ नहीं है तो लो लैंड है, तो लो लैंड में जो फॉर्म हो रहा है दैट इज़ ये सब इस तरह का चीज़ फॉर्म हो रहा है। वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। क्यों वहाँ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आइस एज में वहाँ पर पूरा बर्फ से ढका हुआ था। मोस्ट ऑफ द ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स हैव डिपोजिशनल फीचर्स। ठीक है, ग्लेशिएटेड लैंड क्या होता है, डिपोजिशनल फीचर्स होता है, बट वेयर रॉक मासेस प्रोजेक्ट अबव द लेवल सरफेस दे मे रिजल्ट इन स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ इरोजन। तो जनरली क्या होता है कि ये जो आइस मूव करता है तो यहाँ पर डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर बीच में कुछ उठा हुआ मिल गया तो इसको इरोजन भी देखने के लिए मिलता है, यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो इरोजन में कौन कौन से हैं, रोचे माउंटोनी, ठीक है, रोशे पढ़ सकते हैं, बट रोचे आप देसी भाषा में पढ़िए, रोचे माउंटोनी एंड क्रैग एंड टेल। और हाँ, कोई इंटरव्यू में पहुँच रहे हैं तो उससे पहले प्रोनाउंसिएशन देख के जाइएगा, कहे कि आइलैंड को इजलैंड पर देंगे वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। बट लिखने के हिसाब से अपन देख के चल रहे हैं कि रोचे माउंटोनी। ठीक है, पहले इसका फोटो देखिए आप। ठीक है, मोटा मोटी इसमें यही होता है कि अभी बात किया ना मैं, थोड़ा सा भी हाईलैंड मिलता है तो उस पर क्या करता है, वो उसको इरोड करते हुए चलता है। तो दोनों ही केस में इरोजन ही होगा, दोनों केस में हाईलैंड होगा, दोनों केस में इरोजन होगा। एक साइड ज़्यादा टूटेगा, एक साइड कम टूटेगा, एक साइड स्टीप होगा, एक साइड लेस स्टीप होगा। स्टीप मतलब ज़्यादा खड़ा टाइप का, और लेस स्टीप मतलब थोड़ा स्लोपी टाइप का होगा, दैट इज लेस स्टीप।
ठीक है। तो रोसी माउंटेन का आप देख सकते हैं, ये पहले तो आप ये देखिए कि इधर से चढ़ा और इधर ये उतरा, ठीक है। ये ग्लेशियर है, ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो ग्लेशियर है, ये ब्लू ग्लेशियर उतरा और ये इधर से चढ़ा होगा मतलब इसमें, और इधर ये उतर गया होगा, ठीक है। दिस इज रोशे माउंटेन, ठीक। फोटो देख लिया आपने, समझ लिया। अब मोटा मोटी इसका ये देख लीजिए, रेसिस्टेंट रेसिडुअल रॉक हमॉक। हमॉक मतलब ये जो पहाड़ जैसे छोटा सा दिखा ना, वो दैट इज कॉल्ड हमॉक। वो जो दिख रहा है वो दैट इज हमॉक। स्ट्रिएटेड बाय आइस मूवमेंट। स्ट्रिएटेड मतलब इरोडेड, ठीक है। हमॉक मतलब ये हिल हो गया और इस, ठीक है। तो जो निकले हुए होते हैं उनको आइसबर्ग से क्या होता है, क्या आइसबर्ग में आइस मूवमेंट से उनको इरोड किया जाता है। अप स्ट्रीम इसमें स्मूथ है। अब ये थोड़ा ना यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि आगे जो आएगा वो थोड़ा इसका उल्टा जैसा कुछ आएगा, या इससे थोड़ा अलग आएगा। अप स्ट्रीम स्मूथ, ठीक, बाई अब्रेशन। अब्रेशन मतलब पता है ना आपको, छोटा छोटा पत्थर बड़ा पत्थर को तोड़ेगा। एंड डाउन स्ट्रीम रफ बाई प्लकिंग एंड इज स्टीपर, ठीक है। इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रोशे माउंटेन में जो अप स्ट्रीम है दैट इज स्मूथ, है ना। स्मूथ दिख रहा है ना, फोटो में भी आपको स्मूथ दिख रहा होगा। अब्रेशन हो रहा है यहाँ पत्थर पत्थर, इसको क्या अब्रेशन जब होता है यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको स्मूथ करता जा रहा है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लकिंग काम करता है इसमें और उसको स्टीपर बना देता है। तो पहले मान लेते हैं कुछ ऐसा रहा हो, है ना। तो अब जब इसे मूव किया तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक। रिजेंबल्स शिप स्किन विग विच वॉज वंस वर्न इन फ्रांस, ठीक है। तो ये सब आपका एक स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप ये याद कर सकते हैं। सीन इन बोथ हाईलैंड एंड लोलैंड, दोनों ही हाईलैंड और लोलैंड में देखने के लिए मिलता है, लेकिन मोस्टली ये हम लोलैंड की बात कर रहे हैं तो लोलैंड मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रैग एंड टेल, ठीक है। मास ऑफ हार्ड रॉक विथ स्टीप स्लोप ऑन अप स्ट्रीम। अब वहाँ पे क्या था, पहले वाले केस में हमने देखा था ऐसा बन रहा था, दिस वॉज अप स्ट्रीम, दिस वॉज डाउन स्ट्रीम, दिस वॉज स्मूथ एंड दिस वॉज स्मूथ था, रफ था, स्टीप था, और इधर क्या था, ये जेंटल था, जेंटल स्लोप था। अब यहाँ पे थोड़ा सा उलट गया। अब आपको याद रखना, मास ऑफ हार्ड रॉक विथ स्टीप स्लोप ऑन अप स्ट्रीम, इसमें अप स्ट्रीम पे स्टीप स्लोप है एंड जेंटल स्लोप ऑन डाउन स्ट्रीम, ये उलट गया इसके क्रैग एंड टेल में, ठीक है। इधर से आया होगा, इधर से अप स्ट्रीम हुआ, फिर ये डाउन स्ट्रीम हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये स्मूथ अभी देखते हैं, ठीक है। ये जेंटल है, जेंटल GNTL जेंटल है, और ये अप स्ट्रीम है, ये स्टीप है, स्टीप है, ठीक है। रफ और वो सब देखते हैं अभी। प्रोटेक्ट सॉफ्ट लीवर्ड स्लोप फ्रॉम बीइंग वर्न अवे बाय आइस, ठीक। क्यों ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ और इसमें ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हार्ड रॉक होता है, ठीक है, इसलिए इसको अलग किया गया। नहीं तो इसको भी हम वही बोल देते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक होने से क्या है, इसको ज़्यादा इरोड नहीं कर पाए, इसलिए इधर जो था जेंटल स्लोप देखने के लिए मिल रहा था, ठीक। नहीं तो अगर ये हार्ड रॉक नहीं होता तो इधर ये वाला केस बन जाता। कौन सा वाला केस, पहला वाला जो था अपना रोची मोंटोनी, ठीक है, वैसा बन जाता, ठीक। प्रोनाउंसिएशन मैं देसी में कर रहा हूँ, प्लीज़ उसी हिसाब से चलिए, क्योंकि स्पेलिंग अपने को चाहिए होगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं वैसे पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। कासल रॉक इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, आप ये देख सकते हैं। तो ये आप ये देखिए कि होता क्या है ना, ये कहाँ गया रे, हाँ, ये बीच में अपना ये हार्ड रॉक आ गया, ठीक है। ये एक्सटेंडेड हो सकता है, ये एक केस बताया है, ये जो मैंने केस बताया ये भी ऐसा हो सकता है कि पूरा ही रॉक को ये हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसको इस केस में इसी को बता रहा है, हार्डर रॉक जो इधर चढ़ रहा था आइस वाला वो, ये तो इस हार्ड रॉक जो है इसको रोक दिया और इधर क्या हो गया, ये स्लोपी आ गया। तो हो सकता है ये पूरे में ही अपना हार्ड रॉक आ जाए, या फिर पूरे में नहीं भी आए, पूरे में नहीं भी आता है तो भी अगर शुरू में आ जाता है तो एक बैरियर मिल जाता है, एक बैरियर का काम करता है, और ये वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, और वहाँ पर जेंटल स्लोप बन जाता है। आप फोटो देख सकते हैं,
ये फोटो इसके हिसाब से उल्टा बना हुआ है, तो ये इधर से चढ़ा होगा, इधर उतरा होगा बर्फ़, ठीक है। अब वहाँ पर देख रहे हैं कोई बर्फ़ का नामो निशान नहीं है, पहले कभी रहा था आइस एज में, उसकी बात हो रही है। अब नेक्स्ट आ जाइए डिपोजिशनल टाइप ऑफ फीचर्स, ठीक है। डिपोजिशनल आपने लोलैंड में इरोजन देख लिया, डिपोजिशनल पर आते हैं, ठीक है। पहले तो बॉर्डर क्ले एंड ग्लेशियल टिल, क्या मतलब है इसका? कुछ मतलब नहीं है इसका। ये आइस शीट है, आइस का ये ग्लेशियर था, वो मूव कर रहा था और ये पिघलता हुआ चला गया, तो ये बीच बीच में जमा करता हुआ चला गया, और ये अभी आइस वहाँ से गायब हो चुका है, वहाँ पत्थर पत्थर अपने को देखने के लिए बनते हैं, ठीक है। ये टिल प्लेन आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि और बेहतर व्यू आ सके, है ना। अभी आइस वहाँ से गायब हो चुका है, पत्थर पत्थर वहाँ जमा करके चला गया, ठीक। इसमें भी आइस इधर मूव किया होगा, इधर जमा करता हुआ चला गया, ठीक है। तो बोल्डर क्ले बोल्डर के मतलब बड़ा पत्थर हो गया, और ग्लेशियल टिल छोटे छोटे पत्थर को बोल दिया, ठीक है। इसमें क्या बोले, स्टेटमेंट देख लेते हैं। अनसॉर्टेड ग्लेशियल डिपॉजिट्स, अनसॉर्टेड मतलब कैसे भी, ग्लेशियल डिपॉजिट्स स्प्रेडिंग इनटू शीट्स नॉट माउंट्स। माउंट्स क्या होता है, मोरेन में क्या हो रहा था, माउंट्स बन रहा था, है ना। ये पत्थर के ऊपर पत्थर जो है, माउंट मतलब ये ऐसा जो बनता है, दिस इज माउंट। तो पत्थर के ऊपर पत्थर जमकर हो सकता है कि पहाड़, छोटा सा पहाड़ जैसा बन जाए, वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, शीट्स में आ रहा है, यहाँ पे माउंट्स नहीं बन रहे। फॉर्म्स जेंटली अंडरल्यूटिंग टिल और ड्रिफ्ट प्लेन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही प्लेन पे है, पत्थर पत्थर रखा हुआ। दिस इज फीचरलेस मोनोटोनस लैंडफॉर्म। फीचरलेस है, मोनोटोनस है। फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। अच्छा डिपोजिशन होगा तो अच्छा फर्टिलिटी होगा, और नहीं होगा तो फिर फर्टिलिटी जैसा कुछ बात ही नहीं कर सकते आप। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ईस्ट एंग्लिया एंड नॉर्दर्न मिड वेस्ट यूएसए, इसको आप ऐसा बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है इरेटिक। इरेटिक में क्या होता है, पत्थर देखिए पहले, ठीक है। इरेटिक मतलब क्या है, एरर जैसा कुछ लगता है ना, इरेटिक एरर सुनने में लगता है। तो ये जो आया होगा, ये बॉर्डर सबको यहाँ पर छोड़ के चला गया, है ना। जो बर्फ़ था वो अपना वो पिघल निकल गया और बोल्डर सबको वहीं छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए इसको इरेटिक बोल दिया। उस पहले वाले केस में वही हो रहा था, बट छोटे पत्थर थे, ये बड़े पत्थर का है। सेम चीज़ है, इरेटिक और जो ये अपना था बॉर्डर क्ले एंड ग्लेशियल टिल जो है, दोनों ही सेम चीज़ है मोटा मोटी, बट इसमें ये है कि उसमें छोटे पत्थर थे, इसमें बड़े बड़े पत्थर है। बॉल्डर मतलब थोड़ा बड़ा पत्थर हो गया, और टिल मतलब छोटा पत्थर मान लीजिए। और इस इरेटिक में क्या होता है, मतलब बड़ा बड़ा वो बाहुबली जो उठाता है ना, उस टाइप का कुछ, ठीक है। बॉल्डर्स ट्रांसपोर्टेड बाई आइस दैट केम विथ एडवांसिंग शीट्स ऑफ आइस, बट व्हेन आइस मेल्टेड दे वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स बना हुआ है देन दैट ऑफ द रीजन, हेंस टर्म्ड एज इरेटिक, ठीक है। पर्ज्ड ब्लॉक इज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ लोकल और फार ट्रेवल्ड रॉक विच हैज़ बीन लेफ्ट बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑन टॉप ऑफ अ मोरेन और रोशी माउंटेन, ठीक है। तो अभी पर्ज्ड ब्लॉक इसको बोल दिया, कुछ किसी पहाड़ पे मोरेन, किसी मोरेन पे अगर रुका पत्थर छुड़ चला गया तो उसको पर्ज्ड ब्लॉक। पर्ज मतलब चढ़ा के छोड़ दे, ऐसा लग रहा है कि कोई उठा कर रख दिया हो उसके ऊपर में, ठीक है। रोशी माउंटेन या फिर मोरेन के ऊपर में, ठीक है मित्रों। एग्जाम्पल पेनिन्स, इसका एग्जाम्पल है। ड्रमलिन्स पे आ जाइए, ज़्यादा नहीं बचा है। ड्रमलिन, एस्कर्स, टर्मिनल मोरेन, आउटवर्स प्लेन, 4 बचा हुआ है शायद, 5 भी है क्या, नहीं बस नहीं, 4 ही और है। जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। ड्रमलिन्स क्या होता है, ओवल इलोंगेटेड वेल बैक हमॉक। हमॉक बता चुका हूँ आपको, ऐसा जो होता है हमॉक बोलते हैं उसको, निकला हुआ, ठीक। कंपोज्ड ऑफ बॉल्डर क्ले विथ इलोंगेशन इन डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो, ठीक है। इसमें क्या है, आइस फ्लो के डायरेक्शन में इलोंगेशन है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ऐसा है ना, तो इलोंगेशन क्या था, आइस फ्लो डायरेक्शन में था, ठीक है। आइस फ्लो डायरेक्शन में किस में था, दूसरा वाला जो था अपना, पहला वाला तो उसमें अपोजिट था, इस तरफ मूवमेंट था। दूसरे वाले में क्या था, इस तरफ मूवमेंट था। यहाँ पर अपने को हार्ड रॉक मिल गए थे, ठीक है ना। यहाँ भी उस आइस फ्लो के डायरेक्शन में ही क्या होता है, उसको इलोंगेशन होता है, ठीक है। यार उसको डाउनवर्ड साइड भी बोल सकते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रीम साइड भी बोल सकते हैं। स्टीपर ऑन ऑनसेट, ये वाला, और एक जो वो नाम था अपना, कहाँ गया, रोशी माउंटेन में तो उल्टा था, क्रैग एंड टेल, ठीक है। क्रैग एंड टेल और ड्रमलिन्स जो है एक जैसा ही है मोटा मोटी, ठीक है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि पहले उठा हुआ है फिर ऐसे गया हुआ है। इसमें जो है जो स्टीपर साइड इधर है और ये क्या है, जेंटल साइड है, और दोनों ही केस में मूवमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऐसा जा रहा है, ठीक। उसमें क्या हो गया था पहले वाले केस में, इसमें यहाँ पर हार्ड रॉक मिल गया था उसको, आगे भी मिल सकता है, बट मैं जो कि जो फोटो में वही था तो मैं यही मान के चल रहा हूँ अभी, ठीक है।
स्टीपर एट ऑनसेट साइड एंड टेपर ऑफ एट लीवर्ड साइड, ठीक है ना, वही चीज़ लिखा हुआ। लो हिल्स वेरिंग फ्रॉम फ्यू यार्ड्स टू 400 फीट तक का हाइट हो सकता है, 1 माइल से 2 माइल इसका लंबाई हो सकता है। ऑल्सो नोन एज बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी ड्यू टू डायगोनल अरेंजमेंट, इसको बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ड्रमलिन्स जो है उसका ये शेप देखिए, पहले इसमें तो वेल बैक हमक बोला गया है ना, तो अब ये देख रहे हैं ना, ये वेल बैक, इसका आंख अगर यहाँ बना दें तो ये वेल बैक बन गया है, राइट। ब्लंट एंड, पीक, साइड व्यू, टेपर्ड एंड, ठीक। तो अब उन दोनों में अंतर क्या है दोस्त, ठीक है। ये अपना जो था क्रेग एंड टाइल जो था वो इरोजनल था। अब आप समझ रहे होंगे कि यार दोनों एक जैसा ही है, फिर उसको अलग अलग पढ़ने क्या मतलब है। पढ़ने का इसलिए मतलब है क्योंकि ये क्या था, ये आप देख सकते हैं इरोजनल टाइप का था, इसमें इरोजन से ये बन रहा था, ठीक है। पत्थर आने के कारण, हार्ड रॉक आने के कारण आगे इरोजन नहीं हो रहा था, पीछे अच्छे से इरोजन हुआ है। इस केस में क्या हो रहा है, डिपोजिशन से ये बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो ड्रमलिन बना हुआ है डिपोजिशन से बना हुआ है, ठीक। अब ये देखते, अब यहाँ पे बर्फ और कुछ भी नहीं है, बट ये एक बन चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे वेल का आँख है ना, ये ऐसे नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ये वेल का फोटो देखेंगे तो वेल का आँख ये है, ठीक है, ये पुच्छी उच्छी है, ठीक है ना। ये डिपोजिशन से बना हुआ इसलिए इसको दिखा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है एस्कर्स। एस्कर्स क्या होता है कि पहले जो जिधर बर्फ फ्लो कर रहा होता है ना, जो ये था क्या था अपना ग्लेशियर जो था वो फ्लो कर रहा होता है, एक वैली जैसा कुछ रहा होगा, उसमें फ्लो कर रहा होगा। अभी क्या होता है कि ये जो बीच वाला जो पोर्शन जो था वो इरोडेड हो जाता है, ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है, इरोडेड हो जाता है, ये भी इरोडेड हो गया, इरोडेड हो गया। तो ये जो है क्या है, थोड़ा उठा हुआ रह जाता है, जो जिस रास्ते पर बर्फ़ चल रही थी, क्योंकि जिस रास्ते पे बर्फ़ चल रही थी वो तो पक्का पक्की हार्ड रॉकी जैसा कुछ बचा हुआ होगा, तो बाकी सब इरोड हो गया और वो बचा रह गया, और सॉरी, ठीक है, वो रास्ता जैसा दिखता है अपने को, ठीक है। वो आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो रास्ता जैसा दिख रहा है, इससे पहले क्या हो रहा होगा, पाथ्स ऑफ द ओल्ड मेल्ट स्ट्रीम, पहले इधर पानी चला होगा, लेकिन अभी इरोजन हो गया साइड साइड से, और जहाँ से बह रहा था, जो कि पहले नीचे रहा होगा, आज के डेट में वो ऊपर है, ठीक है ना। हर आदमी का दौर होता है, कभी कोई जो है आसमान छूता है, कभी कोई और आसमान छूता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग नैरो सिनुअस रिज ऑफ पोरस सैंड एंड ग्रेविटी। सिनुअस जो है, साइनुअस बोला गया है, सिनुअस जो बोला गया है वो साइन ऐसा कुछ बनता है, साइन थीटा कॉस थीटा आपने अगर पढ़ा हो मैथमेटिक्स में तो उसके लिए बोला गया है। साइन का ग्राफ कैसा बनता है, साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, तो कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ये फोटो में देख सकते हैं, वैसा कुछ दिख रहा है, तो इसमें मत जाइए वर्ड में, बस वो शेप को लेकर के बोला है। रिज मतलब क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है, तो सांप जैसा कुछ होगा, और उसमें जो जहाँ जहाँ सांप मूव कर रहा होगा वहाँ वहाँ वो ज़मीन उठा हुआ होगा, ठीक। लॉन्ग नैरो साइनस रिज ऑफ पोरस सैंड एंड ग्रेवल विच मेक साइट्स ऑफ सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स, ठीक है। हाइट वेरीज फ्रॉम 200 फीट इन हाइट, फ्यू फीट टू 200 फीट एंड मे बी सेवरल माइल्स लॉन्ग हो सकता है। सिंस मेड ऑफ पोरस सैंड बना हुआ है, इट कैनॉट सपोर्ट ट्रीज, लेकिन फिनलैंड वगैरह में ट्री कवरेज बिटवीन लेक्स मिलता है अपने को। फिनलैंड में मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ बोला है तो हमें हर जगह वैसा ही होगा, कहीं कहीं पर अलग अपने को देखने के लिए मिल सकता है। वन ऑफ द एग्जांपल इज फिनलैंड, राइट। इजी मैंने यूएसए एस्कर्स ऑफ अराउंड 100 माइल सीन, ठीक है। आप ये एस्कर्स का एग्जांपल देख सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि जिधर से पहले पानी और बर्फ फ्लो कर रहा था, है ना, उसके जो इधर उठा हुआ था पहले वो अभी इरोड हो चुका है। अब कैसे इरोड हुआ उतना अपना मत दोहराइए, क्योंकि अपने को रिसर्च थोड़ी करना है इस पर। इरोड हो गया। अब जो जहाँ से एक्चुअली वो पहले जो नीचे पार्ट होता था वो अभी ऊपर का पार्ट हो गया, साइड से पहले ऐसा था, अब साइड से इरोड होकर ये तो यहीं रह गया, ऊंचा दिखने लग गया, ठीक है। तो ऊपर बढ़ने का दो तरीका होता है, चाहे तो आप सबसे आगे बढ़िए या आप सबको पीछे धकेल दीजिए, है ना। तो इस केस में सबको पीछे धकेल दिया, इसलिए सबसे आगे निकल गया। दिस इज एस्कर्स। टर्मिनल और एंड बोरेन हम लोग बात कर चुके हैं कि जहाँ पर ये ग्लेशियर होता है, आगे आकर के यहाँ पे डिपोजिशन कर देता है, ठीक है। और इधर ये पानी बह के निकल गया, यहाँ पर डिपोजिशन। ये बहुत लंबा समय लगता है, कोई एक दिन का ये नहीं है। जनरली आपको कुछ करेंगे तो आपको ऐसा देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, बट मोटा मोटा एग्जाम्पल है कि जहाँ ग्लेशियर खत्म होता है वहाँ पर आपको ये डिपोजिशन मिलता है। देख रहे हैं ना, ये देखिए आपको इसमें ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये देखेंगे गौर से, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर डिपोजिशन दिख रहा है, ये देख रहे हैं डिपोजिशन दिख रहा है। दिस इज टर्मिनल मॉडल, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। पाइल ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड एट द स्नाउट, स्नाउट मतलब एंड पॉइंट में,
बाल्टिक हाइट्स इन द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन में। ठीक है, आउटवर्स प्लेन क्या होता है? जो वो टर्मिनल मोरेन के बाद जो प्लेन होता है ना, उसमें भी पानी तो है ही, मैंने बर्फ पिघल के जा रही है, तो वो भी वहाँ पर कुछ डिपोजिशन कर रही होगी, और वो जो एक प्लेन बन के आता है दैट इज आउटवर्स प्लेन। फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट वाज्ड फ्रॉम टर्मिनल मोरेन्स बाय स्ट्रीम्स एंड चैनल्स ऑफ स्टैग्नेंट आइस मास। अब जो जमा किया फिर वो इरोजन उसमें से इरोड हुआ होगा, एक पहले तो यहाँ तक अपना आइस शीट था, ठीक है, इसके बाद महाराज आ गए टर्मिनल मोरेन, ठीक है, ये मैं ऐसा टर्मिनल मोरेन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि पानी यहाँ पर निकल के बह रहा है, पानी बह के यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, सब तरह से कहीं से पानी बह के निकलेगा। अब इसमें क्या करेगा, इरोजन करता हुआ चलेगा इसको, और यहाँ पर डिपोजिशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो एक प्लेन का जो यहाँ फॉर्मेशन होगा दिस इज आउटवर्स प्लेन, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये टर्मिनल मोरेन है, इधर जो ये किया तो ये आउटवर्स प्लेन में डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। फोटो से आप देख सकते हैं, फोटो में और भी कुछ दिखा हुआ है। पिरामिडल जो है तीन साइड है, एक दो और पीछे एक होगा तीन। रेटे में क्या होता है कि एक साइड और दो साइड ही होता है। लेटरल मोरेन साइड वाले हो गए, मीडियम मोरेन बीच वाले हो गए, टर्मिनल मोरेन देख ही चुके हैं। ड्रमलिन क्या होता था, ग्लेशियर आइस, ये पहला वाला जो केस अपन ने पढ़ा था जिसमें ऐसा कोरीज जो बन रहा था, है ना, एब्रेशन समझ में आता है, आउटवर्स समझ में आता है। ड्रमलिन वही ड्रमलिन तो अपलैंड वाले में था ना, अच्छा अपलैंड वाला भी तो लिखे हुआ है, ठीक है। ड्रमलिन ये वेल बैक वाला जो था, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। एक लास्ट इसमें छोटा सा बात रह जाता है, वो देख लेते हैं और हम लोग उसको फिनिश करते हैं। ड्रमलिन कहाँ गया, ये वेल बैक वाला हो गया, डिपोजिशनल फीचर है, मुझे लगा यार रीजनल वाला कैसे डाल दिया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि ये अपना प्लेन है, ये जो प्लेन दिख रहा है ना दैट इज आउटवर्स प्लेन। अभी केम्स क्या होता है, केम्स आर स्मॉल हिल लॉक्स दैट माइट, ये जो केम्स की बात हो रही है स्मॉल, थोड़ा इसको लाल पीला रहे तो बेहतर दिखता है। केम्स आर स्मॉल हिल लॉक्स that might cover the plane where the deposition takes the form of alternating ridge and depression, ठीक है। ये जो अपना प्रोजेक्शन दिख रहा है ना दिस इज केम्स एंड नॉब एंड केटल टोपोग्राफी जो है वो इसको बोलते हैं। चला जाओ ऊपर, है ना, नॉब किसको हो गया, ये नॉब हो गया, ये केटल हो गया। चाय बना लीजिए आप, इसमें चाय बनाने से हो सकता है पीएम बन जाए, ठीक है। तो नॉब एंड केटल टोपोग्राफी बोला गया है, वो इसी का ही पार्ट है। आउटवर्स प्लेन में अपने को ये फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब आज की डेट में मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं फॉर्म हो रहा होगा, कहीं हो भी रहा होगा तो मतलब अपने को दिखता नहीं होगा। अभी हो सकता है आज से 1000 साल बाद दिखने लग जाए जो हमारे जनरेशन होंगे आगे, बट अभी तो नॉर्मल ही है, अभी तो कुछ दिखता नहीं है ऐसा, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता है ना, एक दिन का चीज़ तो है नहीं। वेयर द डिपोजिशन टेक्स प्लेस द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग रिजेस एंड डिप्रेशन, रिजेस मतलब ये हाइट एंड डिप्रेशन, ठीक है। तो इसको नॉब एंड केटल टोपोग्राफी बोलते हैं। ये सब भी इरोजन और डिपोजिशन से हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, तो अभी हम लोग मोटा मोटी देख चुके हैं कि इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, राइट। बस 5 मिनट लगेगा, इसको आप ओवर ही करते हैं। लास्ट कुछ पॉइंट्स वो देख लेते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है ना कि जो लैंडफॉर्म जिस पे जमा हुआ है या इरोड जहाँ से हुआ वो जो बचा हुआ वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि फेवरेबल ग्लेशिएशन था या अनफेवरेबल था, उस पर डिपेंड करता है मैंस का इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अभी आप पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा इसमें बस बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो कहीं पे क्या है कि इसकैन, ठीक है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ग्लेशिएशन, रिलीफ ऑफ द रीजन एंड वेदर द इफेक्ट्स आर इरोजनल और डिपोजिशनल, इस पर डिपेंड करता है अपना, ठीक। सॉइल्स इनकेपेबल ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, स्कैंडिनेवियम देखने के लिए मिलता है। पूरा पॉज कर पढ़ लें, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, रट्टा मारने का चीज़ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है जो बताना है तो आप वो तो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है कि गर्मी में आप ऊपर तक चले जाते हैं गाय बकरी चलाने के लिए, और बाद में क्या होता है कि आप जब ठंड गिरता है, बर्फ गिरता है ऊपर, तो नीचे आ जाते हैं। तो वो जो लैंड होता है गुड पास्चर्स इन समर्स होता है, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
ठीक, नेक्स्ट पे आ जाइए। कहाँ पर कहीं कहीं पे इनफर्टाइल देखने के लिए मिलता है हमको। इनफर्टाइल क्यों देखना मिलता है? सैंडी एंड ग्रेवल आउटवाश प्लेन में मिलते हैं। अब सैंडी और ग्रेवल मिलेगा तो वहाँ पर क्या ही उगेगा, राइट। कहाँ पर है ये? नॉर्थ जर्मनी में है, मार्सी बाल्टिक क्लब में है, ये सब है, ये देख सकते हैं। तीसरा एरेटिक कहाँ पे है? कनाडा में। जो है एरेटिक में क्या होता था, एक ऐसा ज़मीन है जिसे बड़ा सा एक पत्थर रखा हुआ था, एरर था ना, एरर, ठीक है, ये एरर आ गया था। तो एरर आ गया था तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट फार्मिंग होगा। नेक्स्ट क्या है? सपोर्ट हेवी क्रॉपिंग, ठीक है। सपोर्ट हेवी क्रॉपिंग कब होता है? जब अलुवियल का डिपोजिशन होता है, ठीक। when lakes are eliminated और ग्लेशियल lake beds which is in alluvium, उसमें बहुत हेवी क्रॉपिंग हो जाता है, ठीक है। वाटरवेज के लिए काम करता है, जो भी वो अपना ट्रक ट्रक नहीं मतलब यूशेफ वैली वगैरह बन गया होगा, जैसे पानी वानी खूब चल रहा होगा, वो अभी क्या हो रहा होगा, वाटरवेज के लिए यूज़ हो पा रहा होगा, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स जो है अपना यूएसए में, वन ऑफ देम। नेचुरल रूटवेज हो सकता है माउंटेन्स के लिए, माउंटेन को क्रॉस करने के लिए अपना नेचुरल रूटवे जो है वो ग्लेशिएशन के कारण, पहले हो सकता है माउंटेन ऐसा था, अभी ग्लेशियर उसको तोड़ दिया था, ऐसा बन गया, तो वो एक पास जैसा काम कर सकता है, ग्लेशियर तोड़ के पास बना दिया और आप चल फिर सकते हैं उस रास्ते से, इधर से उधर पहुँच सकते हैं। ड्रमलिंग में ड्रेनेज पुअर होता है। सैंड एंड ग्रेवल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं, जो हमको ग्लेशिएशन लैंडफॉर्म से देखने के लिए मिलता है। डिपोजिशन वाली ऑब्वियसली, ठीक है। आउटवर्स प्लेन में जब ये सब चीज़ दिखता है तो हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। प्योरेस्ट सैंड टू मेक मोल्ड्स ऑफ मेटल कास्टिंग्स में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एचईपी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर और इंडस्ट्रीज में कहाँ से क्या यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वाटरफॉल जो है, कोल है, स्ट्रीम है, ये सब जो है हैंगिंग वैलीज से वो सब यूज़ करके अपना एचईपी और इंडस्ट्रीज में यूज़ कर लेते हैं। स्किलिंग एंड स्कीइंग माउंटेन क्लाइंबिंग और साइट सीइंग के लिए भी आजकल काम आ जाता है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ बातें थी, ठीक है मित्रों। इसको हम लोग अब यही समाप्त करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा मैं भी हड़बड़ा जाता हूँ कि यार जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि अब मैंने भी पढ़ के देखा, इतना लंबा नहीं होता। अगर आपसे ना हो रहा हो तो रिकॉर्डिंग है, कोई लाइव तो क्लास है नहीं, आप पॉज करके देख लें, जहाँ पे लगे कि अब ज़्यादा हो गया, आधा घंटे में पॉज कर लीजिए, फिर दूसरा देख लीजिए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़। ग्रेक्स 1192 पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका अपडेट डालता रहता हूँ, कब कब वीडियो क्या आने वाला है, ठीक है। ठीक है मित्रों, इसको हम यहीं एंड करते हैं। चलिए, टाटा।